Hello everyone, how are you all? Today we are going to talk about Aristotle's definition of a tragedy, Aristotle's six formative elements of a tragedy, and then we will conclude. And actually, our topic is Aristotle's concept of tragedy. So, in this topic, we will discuss all of this. And before we start our video, and let's take a look at the little introduction, Greek definition and modern definition of tragedy. Why we'll discuss both of these two definitions. Actually, we will discuss, so in this way you can differentiate what moderns opinion about tragedy and what Greeks opinion about tragedy. Okay, so Greek definition of tragedy is what? Sorrow drama with happy ending, maybe unhappy ending. And exemplify Gracia, Rustam and Sohrab, book by Ferdowsi. So now you are thinking, what is Rustam and Sohrab? Actually, Rustam and Sohrab is a book written by Persian poet Ferdowsi, and this book tells a tragic story of the heroes Rustam and his son Sohrab, and I think so. This work is written in 10th century by Persian poet Firdausi. Then modern definition of tragedy is what? Sorrow drama with unhappy ending. Means moderns are strict in their definition, like एक गमगीन ड्रामा हो जिसकी गमगीन ही एंडिंग होनी चाहिए, बट जो ग्रीक्स हैं वो कहते हैं कि हाँ, अगर एक गमगीन ड्रामा है तो उसकी एंडिंग खुश भी हो सकती है, अच्छी यानी खुशी वाली भी हो सकती है, और एक नाखुशगवार एंडिंग भी हो सकती है. बट आप मॉडर्न्स को देखें. Okay, then Aristotle's definition of tragedy is what? According to Aristotle, the imitation of an action, serious, complete, and of a certain magnitude in a language beautified in different parts with different kinds of embellishment through actions descriptive and not narration, and through scenes of pity and fear bring about the catharsis of these emotions. So Aristotle said दैट एक एक्शन की कॉपी हो, सीरियस हो. अब वो एक करेक्टरिस्टिक्स भी बता रहा है अपनी डेफिनेशन के अंदर, वो ट्रेजेडी की करेक्टरिस्टिक्स भी बता रहा है. वो कहते हैं कि एक्शन की कॉपी हो, इमिटेशन बोलते हैं, नकल को बोलते हैं, कॉपी को बोलते हैं. तो एक्शन की नकल हो, कॉपी हो, सीरियस हो, संजीदा हो, मुकम्मल हो, उसकी एक सर्टन मैग्नीट्यूड का मतलब है ख़ास उसकी लेंथ हो, एक खूबसूरत लैंग्वेज में लिखी गई हो, जिसके अंदर जो है विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्बेलिशमेंट, मतलब सिंपल लैंग्वेज भी नहीं होनी चाहिए, अच्छी प्यारी लैंग्वेज हो, सजावट वाली लैंग्वेज हो, मीन्स के अच्छी वर्डिंग यूज़ की गई हो, और उसको आप बयान ना करें, उसको परफॉर्म करके दिखाएं. एंड थ्रो सीन्स ऑफ पीटी एंड फेयर ब्रिंगिंग बार द कैथारसिस. मीन्स ये कि आपको हीरो हीरोइंस के लिए, करेक्टर्स के लिए डर महसूस हो, उनके ऊपर तरस आए, और फिर कैथारसिस हो. कैथारसिस क्या होता है? ज़हनी तनाव ख़त्म करना. मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और जब आप अपने गॉड के सामने रोते हैं, दुआ करते हैं, तो या आप किसी के साथ अपना गम शेयर करते हैं, तो आपका दिल का बोझ हल्का हो जाता है, आपको अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि आपकी टेंशन, आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्ट्रेस कम हुआ है, मैंने किसी के साथ दिल की बात की है तो मेरा स्ट्रेस कम हुआ है. उसी तरह जब आप दुखी या जो है आपको तरस आएगा, आपको खौफ महसूस होगा, आपकी आंखों से आंसू आएंगे, तो आपका स्ट्रेस कम होगा ऑफ दीज इमोशंस. ओके, कैथारसिस को आगे जाके हम मज़ीद इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो आपने इसको लेकर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Here we go. Okay, this means that a good tragedy deals with one issue that is very serious. You cannot have a, अब वो definition हमने वहाँ डिस्कस की, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. देखिए, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आई वुड सजेस्ट कि वो 4 साइड्स जो हैं वो सफिशेंट होती हैं, बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो आप अगर 5-6 साइड्स का भी होता है तो काफ़ी है. और हर पेज का थोड़ा ये होता है कि जब आप ये ना हो कि आप पेपर देने जाएँ, या जो आपके पास शीट हैं वो उसके हिसाब से वर्डिंग ऊपर नीचे हो जाती है, तो आप इसको पूरा प्रिपेयर कीजिएगा. अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है जो डाटा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ, तो आप उसको थोड़ा सा बीच में से कट कर सकते हैं.
हैं, ठीक है। आगे वो डेफिनेशन हमने डिस्कस की, यहाँ हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट अ गुड ट्रेजेडी डील्स विद वन इशू दैट इज़ वेरी सीरियस एंड यू कैन नॉट हैव अ ट्रेजेडी अबाउट समथिंग ट्रिवियल लाइक ब्रेकिंग अ फिंगर नेल। मतलब ये कि ट्रेजेडी जो है वो एक बिल्कुल संजीदा मामले को लेकर डिस्कस कर रही हो। ऐसा ना हो कि वो कोई एक नाखून टूट गया जी उसके ऊपर ट्रेजेडी बना दिया। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो अपने अलेक्जेंडर पोप है ना, उन्होंने एक पोएम लिखी थी रेप ऑफ द लॉक। अगर आप में भी कुछ लोगों ने पढ़ा हो उसे, उसके अंदर क्या होता है कि वो एक लड़की होती है बेला, उसके जो है बालों की लट काट लेता है एक जो लड़का होता है पार्टी में आया हुआ होता है, तो वो उसको लेकर इतना ज़्यादा हंगामा मचाती है। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि आपने इतनी मामूली सी बात के ऊपर जो है ना ट्रेजेडी नहीं लिख देनी है, कोई सीरियस मामला हो, ठीक है। द ट्रेजिक प्लॉट मस्ट हैव अ सर्टन मैग्नीट्यूड। प्लॉट होता है स्टोरी लाइन जो है, तो जो ट्रेजिक प्लॉट है उसकी एक पर्टिकुलर, उसकी एक ख़ास लेंथ होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लंबा हो कि आपको पीछे वाला उसका जो हिस्सा है वही भूल जाए, और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए कि आप अभी देखने ही शुरू करें और ख़त्म हो जाए। जैसे जो सैमुअल बेकेट हैं, उन्होंने अपना एक वर्क लिखा है जिसकी लेंथ सिर्फ 25 सेकेंड्स है, ठीक है। मतलब वो इतना छोटा है, अब उसके अंदर आप क्या देखेंगे। एक्चुअली वो तो उनका एक्सपेरिमेंटल वर्क था, मुझे उसका नाम भूल गया है क्या है, बट उन्होंने लिखा है। तो इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए, ना ही इतना लंबा होना चाहिए कि आप पीछे वाली सारी स्टोरी भूल जाएं। इट्स डिफरेंट पार्ट्स मस्ट बी वेल रिलेटेड टू ईच अदर एंड टू द होल, एंड इट मस्ट बी एन ऑर्गेनिक होल इन अ प्ले। द स्टोरी मस्ट बी dramatized or acted out. The audience should also feel afraid for the hero as he moves towards a destructive end. As the play moves along, the event should build up the emotions of pity and fear. Here we go. Yeah, the emotions of pity and fear. So यहाँ पे मैं अब आपको बता रही थी कि जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं ट्रेजेडी के, वो बहुत अच्छे से वेल रिलेट होने चाहिए एक दूसरे के साथ, और उनके अंदर एक ऑर्गेनिक होल होना चाहिए, और जो प्ले है उसके अंदर स्टोरी को ड्रामाटाइज किया जाए, उसको एक्ट किया जाए, ये ना हो कि एक बयानिया कर दिया जाए। मतलब वो सारा ए टू जी आपको बता रहा है, और जो ऑडियंस है ना उनको हीरो के लिए डर महसूस हो रहा हो जैसे जैसे वो अपनी डिस्ट्रक्टिव एंड की तरफ जा रहा है। जैसे कि अभी हमने बात की है कि ट्रेजेडी वही होगी, एक गमगीन ड्रामा जिसकी एंडिंग जो है वो अनहैप्पी हो। तो ऑब्वियसली अनहैप्पी एंडिंग तभी होगी जब हीरो हीरोइन जो है उनके साथ बुरा सलूक होगा, तभी तो वो एक अनहैप्पी एंडिंग होगी। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेजेडी। So 6 formative elements of a tragedy are as follows: plot, character, diction, thought, spectacle and song. Now thought, ये lines मैंने क्रॉस किए हैं, इनको आप रहने दीजिएगा। देखते हैं। Thought comprises both the rational processes through which characters come to decisions as represented in the drama, and थॉट ये है कि थॉट एक्चुअली कॉम्प्राइज करता है अक्ली प्रोसेस को, मतलब जिसके ज़रिए किरदार जो हैं अपने डिसीजन तक पहुंचते हैं। जैसे अगर आप लोग ड्रामा देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, पाकिस्तानी या इंडियन कोई भी देखते हैं, उसके अंदर ऐसा होता है कि अगर मैं आपको अपनी वैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, खुद से एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हीरो ने हीरोइन को थप्पड़ मार दिया है, तो हीरोइन सोच रही होगी कि मैंने इससे कितनी मोहब्बत की, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे थप्पड़ मार दिया, ठीक है। इस तरह करके ना वो हीरोइन सोच रही होगी, मतलब वो एक एक मतलब अब उसके माइंड में एक चीज़ चल रही है, और उसके बाद वो एंड पे पहुँचेगी कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, बस मुझे इससे डाइवोर्स चाहिए, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, ठीक है। वो अब क्या हो, वो ये सब सोच के अपने एक डिसीजन पे पहुंची है। ठीक है, ठीक है। तो इट इज़ अ वे ऑफ सेइंग व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट टू अ गिवन सर्कमस्टांस और सिचुएशन। देयर शुड बी अ प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन थॉट एंड सिचुएशन। ओके, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो सिचुएशन चल रही है आपको वही ख्याल आना चाहिए, ये ना हो कि आपको कोई और ख्याल आ रहा हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि अगर आप कब्रिस्तान में गए हुए हैं या आप कब्र के पास खड़े हैं, तो आपको उसी के रिलेटेड थॉट आना चाहिए। ये ना हो कि आप कब्र के पास खड़े हैं और सोच कुछ रोमांटिक रहे हो, ठीक है। तो आपका जो थॉट है और जो आपकी सिचुएशन है वो आपस में मैच करना बहुत ज़रूरी है। ओके, देन वी विल मूव नेक्स्ट। ओके, डिक्शन की बात करते हैं। तो डिक्शन क्या है? डिक्शन इज़ द एक्चुअल कॉम्पोजिशन ऑफ द लाइन्स दैट आर रिसाइटेड। डिक्शन का मतलब होता है ज़ुबान, ठीक है। तो डिक्शन एक्चुअली ट्रेजेडी में क्या है, डायलॉग्स को बोल रहा है। तो कहते हैं कि जो थॉट है वो डील करता है कि हम क्या कह रहे हैं, और डिक्शन जो है वो डील करता है कि हमें इसको कैसे कहना है, ठीक है। थॉट डील्स विद व्हाट इज सेड, कि क्या कहा जाए, ठीक है। आप ज़ाहिर सी बात है ना, कहते हैं कि जब आप कुछ बोलते हो तो बोलने से पहले सोचो कि आप क्या बोल रहे हो। तो उसी तरह थॉट डील करता है कि हमें क्या बोलना है, और जो डील है वो, जो एक्शन है वो ये डील करता है कि हमें इसे कैसे बोलना है, ठीक है। मतलब इसे गुस्से के साथ बोलना है या इसको प्यार के साथ बोलना है, मतलब डायलॉग्स जो हैं। सो देयर आर मैनी वेज टू से समथिंग इन अ गुड
play, some lines are so well constructed that the audience can live the play quoting the lines exactly. Okay, then we will talk about melody and spectacle. The Greeks sometimes used musical attachment. Aristotle said the music has to blend in with the play appropriately. Aristotle ये कहते हैं कि जो म्यूज़िक है ना उसे प्ले के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए. अगर यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल कोट करूँ ना, तो मैंने एक ड्रामा देखा था, वो पाकिस्तानी ड्रामा, उसके अंदर इमरान अब्बास था और नीलम मुनीर थी, नहीं नीलम मुनीर नहीं थी, सॉरी, वो अपनी सनम जंग थी, कौन थी, बहरहाल एक एक्ट्रेस थी. ठीक है, अब वो सॉन्ग, बल्कि ड्रामे का नाम था अलविदा. तो जो इमरान अब्बास है ना वो गाड़ी के अंदर जा रहे थे, ठीक है, और पीछे सिंगर जो थे वो शफ़क़त अमानत अली साहब थे, वो गाना गा रहे थे, मतलब वो सॉन्ग चल रहा था, उनका सॉन्ग चल रहा था, और जो इमरान अब्बास हैं वो अपनी हीरोइन को बचाने के लिए जा रहे थे, और म्यूज़िक उसी हिसाब से तेज़ ऊपर नीचे हो रही थी, और उसी तरह ऑडियंस की हार्ट बीट भी ऊपर नीचे हो रही थी कि पता ही नहीं उसको बचा पाएगा कि भी नहीं बचा पाएगा, कि भाई क्या होगा, हीरोइन बच जाएगी मर जाएगी. तो इस तरह से एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक एक्शन चल रहा था, और वो म्यूज़िक सिचुएशन के साथ इतनी अच्छी ब्लेंड हो गई ना, इतनी अच्छी ब्लेंड हो गई. काश कि मैं आपको वो दिखा सकती, वेल आप लोग खुद ही देख लीजिएगा अगर किसी को इंटरेस्ट हुई तो. तो एरिस्टोटल जो है वो कहते हैं कि म्यूज़िक को प्ले के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए. ठीक है. स्पेक्टिकल का मतलब क्या है, स्टेजिंग ऑफ द प्ले है. द स्पेक्टिकल शुड बी अप्रोप्रिएट टू द थीम ऑफ द प्ले, कि ये मैच नीचे वही वाली बात होगी, अगर आप कब्रिस्तान में गए हुए हैं तो ये ना हो कि आप कोई स्टेज पे लगा दें जी, स्टेज पे आप लगा दें कि कोई घर पे खाना खाने आया हुआ है. तो मतलब जो सिचुएशन है, जो एक्शन चल रहा है, उसी के अप्रोप्रिएट, उसी के मुताबिक आपकी स्टेज भी होनी चाहिए. ठीक है. ओके. देन अब हम देखते हैं करेक्टर को. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रेजेडी का, इसके बगैर तो ट्रेजेडी हो ही नहीं सकती है. ईच करेक्टर हैज़ एन एसेंशियल क्वालिटी और नेचर. हर किरदार की एक एसेंशियल क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी नेचर होनी चाहिए, दैट इज़ रिवील्ड इन द प्लॉट. द मोरल पर्पस ऑफ ईच करेक्टर मस्ट बी क्लियर टू द ऑडियंस. हर जो किरदार है उसका जो इखलाकी मकसद है वो ऑडियंस को क्लियर होना चाहिए. Okay, the character should have four main qualities. The character must be good in some way, no matter who they are, hero or slave. ठीक है. वो कहते हैं कि जो किरदार हैं उन्हें अच्छा होना चाहिए हर हाल में, कोई बात नहीं वो हीरो हैं या स्लेव हैं, लेकिन उन्हें परफेक्ट होना चाहिए. जो विग्ड करेक्टर्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं. विग्ड का मतलब है कि जो विलीनियस टाइप के करेक्टर होते हैं अगर ज़रूरत है तो. ठीक है. तो वो कहते हैं जो करेक्टर्स हैं उनको अपनी जेंडर के हिसाब से बिल्कुल अच्छे से एक्ट करना चाहिए. ठीक है. अगर कोई करेक्टर खातून है तो उससे, और वो ड्रामे के अंदर भी खातून बनी है तो उसे उसी हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए. दे मस्ट हैव द ट्रेड्स ऑफ द प्रोफेशन और क्लास टू विच दे बिलोंग. जैसे अगर कोई किरदार टीचर बना हुआ है ड्रामे में, तो उसको उसको अच्छे तरीके से टीचर वाला रोल करना चाहिए, ये ना हो कि वो डॉक्टर वाला रोल कर रही हो. द करेक्टर्स हैव टू बी बिलीवेबल पर्सनैलिटीज, मीन्स दे मस्ट हैव लाइकनेस. बाय लाइकनेस ही मीन्स, by likeness, he means that the characters must be lifelike. Each character must act consistently throughout the play. Okay, जो characters हैं वो lifelike होने चाहिए और consistently play के अंदर act करें. The ideal tragic hero, ये क्या है कि यहाँ पे अब थोड़ा सा इसके बारे में बताया हुआ है कि जो आपका हीरो है उसे बिल्कुल मुकम्मल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा भी नहीं होना चाहिए. बस वो जो है एक नॉर्मल करेक्टर होना चाहिए, लाइफ लाइक लगे. अब इंसान भी तो ऐसे होता है ना, कोई भी इंसान मुकम्मल तो नहीं है, कहीं ना कहीं गैप रह जाता है. तो इसी तरह जो एक हम कह सकते हैं कि वो ब्लेमलेस भी नहीं होना चाहिए. ठीक है. उस ब्लेमलेस भी मतलब ही शुड नॉट बी ही शुड बी अ मैन नॉट ऑफ अ ब्लेमलेस करेक्टर नॉर अ डिप्राइव्ड विलन. नाइदर ऑफ अ ब्लेमलेस करेक्टर नॉर अ डिप्राइव्ड विलन. ना तो वो विलन होना चाहिए, ना ही बिल्कुल ही फरिश्ता सिफ्त होना चाहिए, मतलब लाइफ लाइक लगे. He is a man of ordinary weaknesses and virtues like ourselves, leaning more to the side of good than to the evil. Okay, बस ये है कि वो थोड़ा अच्छाई का साथ दे, बुराई से थोड़ा कम दूर हो. Okay, the ideal tragic hero suffers not because of some deliberate villainy but because of some error or judgment. कि वो अपने जो है वो इसलिए सफ़र ना करे कि वो the ideal tragic hero suffers not because of some deliberate villainy but because of some error of judgment. error of judgment की वजह से सफ़र करे, इसलिए नहीं कि जी वो विलन है. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, नॉट बिकॉज, ना सिर्फ इसलिए कि वो
Hamartia क्या है कि the hero's error hamartia is often misleadingly explained as his tragic flaw in the sense of that personal quality which causes his downfall or subjects him to retribution. अच्छा आप देखें कि ये मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जो हमर्शिया है ना, उसको अक्सर लोग ट्रेजिक फ्लॉ के साथ मैच कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो एरिस्टोटल है ना, उन्होंने खुद हमर्शिया को एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि ये एक फीलिंग ऑफ मोरालिटी तो हो सकती है, बट ये ट्रेजिक फ्लॉ बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। और वो कहते हैं कि इन द सेंस ऑफ दैट पर्सनल क्वालिटी विच कॉजेज हिज डाउनफॉल और सब्जेक्ट हिम टू ब्यूशन। ओके, तो हमर्शिया का मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रेजिक फ्ला नहीं है, लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। एरिस्टोटल खुद इनको कहते हैं कि हमर्शिया फीलिंग ऑफ मोरालिटी तो हो सकता है, बट ये ट्रेजिक फ्ला नहीं हो सकता है। ट्रेजिक फ्ला क्या है एक्चुअली? ट्रेजिक फ्ला ये होता है कि आप कोई मतलब कोई ज़्यादा एम्बिशियस है, लस्ट है, ग्रीड है, और प्राइड है, ये चीज़ें तो ट्रेजिक फ्ला में आ सकती हैं, ठीक है। बट हमर्शिया एक अलहदा चीज़ है, ये मैं आपको बताती जाऊँ। अच्छा, एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ पीटी एंड फेयर क्या है कि या जो है एरिस्टोटल ये कहते हैं कि आपके जो एक्शंस हैं ना ट्रेजेडी में, वो इतने बासलाहियत होने चाहिए कि आपको ना मतलब पीटी और फियर मतलब ऑटोमेटिकली पैदा हो। अब वो कैसे कैसे हो सकता है? मस्ट हैपन बिटवीन पर्सनस हु आर आइदर फ्रेंड्स और एनिमीज और इनडिफरेंट टू वन अनदर। ये फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकता है और एनिमीज के बीच में भी हो सकता है। इफ़ एन एनिमी किल्स एन एनिमी देयर इज नथिंग टू एक्साइट पिटी आइदर इन द एक्ट और इन द इंटेंशन। कि वो कहते हैं कि अगर एक एनिमी दूसरे एनिमी को किल करता है ना, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको पीटी या फियर हो। क्योंकि ऑब्वियसली अब देखें, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, तो कुछ लोग पाकिस्तान के साथ होते हैं और कुछ इंडिया के साथ होते हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान हार जाए तो इंडियंस को खुशी होती है, अगर इंडियंस हार जाएँ तो पाकिस्तानीज़ को खुशी होती है। तो यहाँ पे कोई ऐसा पिटी या फेयर का कंसेप्ट नहीं आ रहा होता। लेकिन अब यहाँ पे पिटी, एरिस्टोटल कहते हैं कि कंसेप्ट ऑफ पिटी एंड फेयर कहाँ पर आएगा? अगर कोई किसी अच्छे बंदे ने किसी बुरे बंदे को मार दिया है ना, नहीं, अगर किसी बुरे बंदे ने अच्छे को मार दिया है ना, मतलब एक एनिमी ने अपने, हाँ, मेरा भी दिमाग घूम गया है कि अगर किसी बुरे बंदे ने अच्छे बंदे को मार दिया ना, तो यहाँ पे पीटी एंड फेयर का आएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ कि ईडिपस रेक्स के अंदर कंसेप्ट ऑफ पीटी एंड फेयर कब आ रहा था। देखिए बेचारे ईडिपस रेक्स ने इतनी कोशिश की कि वो अपनी बैड लक से, अपने बैड फॉर्चून से ना बच सके, ठीक है, बट वो नहीं बच पाया। और आखिर पे क्या हुआ, जब उसे रियलाइज़ हुआ कि जी उसने अपनी बायोलॉजिकल मदर से शादी कर लिया और बायोलॉजिकल फादर को मर्डर कर दिया, तो उसको बेचारे को इतना ज़्यादा गिल्ट हो रहा था, उसने इतनी स्ट्रगल भी की इन सब चीज़ों से बचने के बावजूद, लेकिन फिर भी ना, फिर आखिर में उसने अपनी आँखों को नोच लिया। तो जब वो ऐसा करता है तो मुझे अभी सोच के उसके ऊपर तरस आ रहा है, उसके लिए बुरा लग रहा है। और जो उसकी मदर वाइफ़ होती है जोकेस्टा, वो भागी जाती है पैलेस के अंदर और जाके सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक बैड, एक अनहैप्पी एंडिंग थी, और वाक़ई इसमें पिटी एंड फ़ियर आ रहा था। ठीक है, तो अब समझ आ गया आपको कि किस तरह से पीटी एंड फेयर होगा। ये नहीं कि हर किसी के लिए आपको खौफ और डर महसूस होने लग जाए। ओके, एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस। कैथारसिस रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ द ट्रेजेडी ऑन ह्यूमन हार्ट। कैथारसिस मीन्स क्लींजिंग ऑफ हार्ट फ्रॉम द harder passions by arousing the feelings of pity and fear through the sufferings and death of a tragic hero। देखिए, कैथारसिस, ट्रेजेडी का मकसद क्या होता है एक्चुअली? ट्रेजेडी का मकसद ये होता है कि इंसानों को उनके फ्लॉज दिखाए जाएँ। अब देखें कि तकब्बुर करना, लस्ट करना, ग्रीड, ये इंसानों के अंदर कॉमन चीज़ें हैं, सभी इंसानों के अंदर पाई जाती हैं। कोई इस ख्वाहिश को दबा, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको दबा देते हैं, कुछ के अंदर प्रोमिनेंट रह जाती हैं। तो ट्रेजेडी का मकसद क्या है कि इंसानों को उनके फ्लॉज को हाईलाइट करके उनको दिखाया जाए कि उनके फ्लॉज की वजह से वो कितना ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं। और फिर जब हम मतलब उसके अंदर ये एलिमेंट्स डाले जाते हैं, पिटी एंड फियर का कंसेप्ट आता है, तो इससे क्या होता है कि हमें रोना आता है और हम देखते हैं कि अच्छा नहीं हो रहा, हमें रोना आने लग जाता है। तो उससे हमारे दिल के ऊपर एक असर हो रहा होता है, हमारा दिल हल्का हो रहा होता है। और अक्सर लोग ऐसा होता है ना, जिन्हें रोना नहीं आता, कहते हैं कि भाई अच्छी बात नहीं, इसको रोना आना चाहिए, क्योंकि रोने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तो यही सब चीज़ें एरिस्टोटल भी कहते हैं कि भाई जो ट्रेजेडी है ना, उसके अंदर जो कैथारसिस है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैथारसिस जो है क्लींजिंग ऑफ हार्ट करता है फ्रॉम द हार्डर पैशंस by arousing the feelings of pity and fear। अब जैसे मैंने आपको एडिपस रेक्स की एग्जांपल दी कि एडिपस बेचारे ने कितनी एफर्ट की, बट लेकिन वो नहीं बच पाया ना। तो
फिर वो जब नहीं बच पाया तो हुआ क्या कि उसने अपनी आंखें नोच ली, और जब वो आंखें नोचता है तो ये यहाँ पे हमें अच्छा नहीं लगता। फिर प्लॉट को देखते हैं, जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं। जो एरिस्टोटल है ना, वो कहते हैं कि जो प्लॉट है यानी स्टोरी लाइन है वो ट्रेजेडी की रूह है। वो इसकी यूनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। जो शेक्सपियर हैं वो यूनिटी को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं ठीक है, इस वजह से उन्हें कहीं जगह पे, कुछ जगह पे क्रिटिसाइज भी किया गया है। अच्छा, फिर वो कहते हैं जो प्लॉट है इसकी प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए, मिडल होना चाहिए, एंड होना चाहिए। और जो एरिस्टोटल हैं वो कॉम्प्लेक्स प्लॉट को प्रेफर करते हैं आसान अल्फाज के अंदर, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट है वो उसके अंदर क्या होता है, complex plot as opposed to the simple plot in which reversal of situation is almost impossible. A good plot has peripety or discovery of or sometimes both. अच्छा, जो complex plot होता है ना उसके अंदर peripety होती है। peripety किसको बोलते हैं? रिवर्सल ऑफ मतलब रिवर्सल ऑफ सिचुएशन को बोलते हैं। डिस्कवरी और ट्रूथ होना चाहिए। पेरीपेटी, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इडिपस की एग्जांपल लेते चलें। इडिपस वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेजेडीज़। तो एरिस्टोटल जो है ना उसके ऊपर पेरीपेटी कब होती है, जब उसको शेफर्ड बताता है कि भाई तुम असल में कोरियन के किंग और क्वीन के बेटे नहीं हो, बल्कि तुम ये जो जगह है उसका नाम मुझे भूल गया है, मतलब जोकेस्टा के बेटे हो, और जोकेस्टा के और किंग लाइस के बेटे हो, ठीक है। तो ये उसके ऊपर एक पेरीपेटी, एक रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, ठीक है। रिवर्सल ऑफ सिचुएशन होती है, उसको रियलाइज़ होता है कि वो कितना गुनहगार है, वही असल में मर्डरर है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट है। तो इसीलिए जो अपने एरिस्टोटल है ना वो कॉम्प्लेक्स प्लॉट को प्रेफर करते हैं, ठीक है। द प्लॉट मूव्स फ्रॉम हमर्शिया थ्रू अनाग्नोसिस एंड पेरिपेटिया टू कैटास्ट्रॉफ। पेरिपेटिया का बता दिया कि रिवर्सल ऑफ सिचुएशन होती है, ठीक है। और उसके बाद हम कंक्लूजन देख लेते हैं। द आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द पोइटिक्स आर रिफ्लेक्टेड इन द ड्रामा ऑफ रोमन एम्पायर एंड डोमिनेटेड द composition of tragedy in western Europe during the 17th, 18th and 19th centuries। वैसे कंक्लूजन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने लिखा है ना, कंक्लूजन आप खुद से भी लिख सकते हो। आप जितने एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स मैंने आपको बताया ना, उनमें से एक एक लाइन इसमें लिख दो इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। और जो डेफिनेशन है एरिस्टोटल की उसमें से थोड़ा सा अपना सा कंसेप्ट दे दो, या मॉडर्न की या ग्रीक की कोई भी एक डेफिनेशन लिख दो, तो आपका एक बेहतरीन सा कंक्लूजन हो जाएगा। आई होप सो गाइस आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को नहीं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।